This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching PSX Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है। कल उनको ओपन हार्ट सर्जरी होने वाली है। पूरी कौम अभी दुआ गो है कि सब कुछ अल्लाह करे ठीक हो जाए। आज वो इलेक्ट्रॉनिक मीन से स्काइप वगैरह पे वो अप्रूवल दे देंगे जो बजट आउटले हुआ है 4.6 बिलियन का, और उसके बाद बाकी काम तो ज़ाहिर है सागदार साहब करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स इट्स अ डे ऑफ कंसर्न एंड वी आर ऑल प्रेइंग फॉर हिज वेलबींग। इन द मीन टाइम आज मार्केट जो है गिरी है काफ़ी, 459 पॉइंट का लॉस है, लेकिन इट इज़ कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल गिवन द फैक्ट के 2500 पॉइंट तकरीबन मार्केट बढ़ी थी। अब हर बढ़ने के बाद गिरना ज़रूरी होता है। पिछले थर्सडे से मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट को 400-500 पॉइंट गिर जाना चाहिए, लेकिन मेरी बात गलत होती रही, लेकिन आज वो बात सही हो गई है। हर इसके वजह एक प्राइम मिनिस्टर की नासाजी तबीयत है, साथ साथ इतनी हाई लेवल पे जाने के बाद मार्केट का गिरना एक नेचुरल अमर भी है। जो शॉर्ट टर्म गेन के लोग होते हैं वो ज़रूर ऐसे मौके पे वो बेच के निकल जाते हैं। उनके लिए 2-4-5 रुपये का जो प्रॉफिट होता है वो बहुत काफ़ी होता है और वो उससे ज़्यादा तमन्ना भी नहीं करते हैं, वो निकल जाते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ अपने शेयर्स को होल्ड कीजिएगा। माशाल्लाह इतनी बड़ी गेन हुई है, मज़ीद होगी। जब ये इमर्जिंग मार्केट की बात पक्की हो जाएगी 14 जून को, तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स आएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का, जो कि 250 से 500 मिलियन डॉलर तक का हो सकता है मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के हवाले से। आज एक बुरी खबर आई कि फौजी सीमेंट का जो साइलो था वो गिर गया, उसकी वजह से थोड़ी आग वाग भी लग गई और वहाँ पे वो लोअर लॉक लग गया। लोगों ने कहा जी ये हो गया। भाई कंपनी है, आग लगना टूट जाना ये सब एक नेचुरल पार्ट है। फौजी सीमेंट कहाँ से उठ के कहाँ तक पहुँचा है और आज उस पर लोअर लॉक लग भी गया है। तो लोगों को मशवरा ये था मेरा आज के, अगर कोई दूसरा बेच रहा है कमज़ोर दिल का आदमी, आप ख़रीद लें। ये कंपनी आपकी है, इसने आपको इतना कमा के दिया। आज उसके अगर थोड़े से बुरे दिन आए हैं तो आए हैं, 2-4 दिन में वो बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। 30 में भी 330 का लॉस है, 20,913। ऑल शेयर में 251 का लॉस, 24,604। ये ओवरऑल कंसर्न को इंडिकेट कर रहा है जो इस वक्त पाकिस्तान में है। चौधरी इफ्तिखार साहब जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस है, आजकल एक पार्टी के वो भी हैं, उनका ये कहना था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इख्तिदार छोड़ के किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। इन चीज़ों की वजह से लोग थोड़े से रैटल हो रहे हैं। टोटल टर्नओवर भी आज कम है, 205 मिलियन का कम हुआ है। कंपनी जिसमें एडवांसिंग कंपनी 96, डिक्लाइनिंग 254, अनचेंज 18। कराची इलेक्ट्रिक टॉप ऑफ द लीग है इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, 22.7 मिलियन का काम हो गया। कोहिनूर स्पिनिंग में 15.73, टीआरजी में 12.6, इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल में 9.72, दीवान सीमेंट में 7.2। फिलिप्स मॉरिस पाकिस्तान में 80 का इजाफा है, सीमेंस पाकिस्तान में 40, मिलेट ट्रैक्टर 27, बेनेरो टेक्सटाइल 25, नेस्ले पाकिस्तान 18। टॉप लूजर्स में कॉलगेट पॉलमिव 45 का लॉस, फ्रोसन्स में 35, खैबर टोबैको में 19, पैकेजेस में 18, एटलास बैटरी 17। मार्केट आज स्टार्ट से ही एकदम से नेगेटिव पे आई और 222 माइनस का लेवल दिखाया इसने। उसके बाद से थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई और हमने देखा कि ये 170 वाला के तरफ पहुंची। उसके बाद ये 158 माइनस, और उसके बाद से फिर जो गिरी तो गिरी है, 473 पे गई और आखिर में ये 459 पे लॉस पे क्लोज़ हो गई। दुनिया भर की अगर बात की जाए तो तेल की कीमत में थोड़े से लॉस है, 49.15। गैस की कीमत 2.16 की हो गई और उसकी वजह से हमने देखा कि डॉ में 44 का इजाफा, एसपी में 8 का इजाफा, नैस्डैक में 31। एशियन मार्केट खुली तो नीके में 233 का इजाफा, हैंगसेंग में 52, शंघाई में 1.4, सेंसेक्स में 72 का इजाफा, सिंगापुर में 5.76। तो आप ये कह सकते हैं कि आज जो हमारी गिरावट है उसका ताल्लुक डोमेस्टिक रीज़न से है, और एक तो ये जो बजट आ रहा है उसकी लोगों को कंसर्न है कि क्या आएगा, कैसे आएगा। दूसरी जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तबीयत की ख़राबी है, ये भी एक फैक्टर है।
मगर ये चीज़ें गुजर जाएंगी और इंशाल्लाह मार्केट विल मूव अगेन। टैक्स के हवाले से हमने आज दावत दी है अनवार काशिफ मुमताज़ साहब को, फॉर्मर प्रेसिडेंट टैक्स बार कराची, टैक्स बार। काशिफ साहब, एक तो आज थोड़ी सी लोगों को ज़ाहिर परेशानी है और ऑफ कोर्स आज का दिन वो है जब हम सबको मिल के प्राइम मिनिस्टर की सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए और अल्लाह करे कल सब कुछ ठीक हो। तो आज इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से वो अप्रूवल कह रहे हैं दे देंगे, तो इसमें कोई लीगल रुकावट तो नहीं है? देखिए, इस वक्त दुनिया भर में जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है ना, वो ड्यूली एक्नॉलेज्ड हैं फॉर सर्विस ऑफ नोटिस, फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर, तो देयर इज़ नो हार्म इन इट। बट इशू ये है कि ये चीज़ें लीक हो सकती हैं किसी स्टेज पे बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ बजट। ये एक डर है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। ये एक डर है, हाँ, ये जो डर है कि क्योंकि वीडियो में जब चीज़ें जाती हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे हाइकिंग जो होती है या किसी तरह की भी लीकेज की वजह से, तो ये वो है। अदरवाइज़ इसमें कोई वो नहीं है, बिकॉज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर्मेट जिसमें आप बड़ी मीटिंग्स, अगर वो डिटेल में ना जाएं कि किस चीज़ पे बढ़ रही है, किस पे कम हो रही है, ओवरऑल सिर्फ आउटले वाला कि प्राइम मिनिस्टर को इससे ज़्यादा कंसर्न होना भी नहीं चाहिए कि टोटल आउटले कहाँ है, या थोड़ी बहुत बात हो कि भाई कौन कौन सी चीज़ों पे बढ़ रही है। मैं ये समझता हूँ कंसर्न तो होना चाहिए। अच्छा, अब होता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन होना चाहिए कंसर्न, इसलिए कि देखें ये जो भी साल का बजट, सेंड इट एनीथिंग थ्रू द इंटरनेट, इट कैन बी हैक्ड। दैट इज़ माई पॉइंट। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कंसर्न उनको होना चाहिए। अब वो होता है या नहीं होता, दैट्स देयर कॉल और हिज कॉल। लेकिन पॉइंट ये है कि जो भी जब बजट अप्रूव होता है, कंपनी का बजट हो, घर का बजट हो, हुकूमतों का बजट हो, जो लोग उसको अप्रूव करने या उसको लेके जाते हैं, पेश करने जाते हैं, उनको उसके इन आउट्स पता होने चाहिए। अब शायद वो जिस बीमारी में हैं, इस बीमारी से पहले उन्होंने काफ़ी चीज़ें उनको पता होंगी मेरे ख्याल में, और वो मस्ट बी अवेयर ऑफ जो भी बजट आने वाला है। तो शायद हो सकता है वो सिर्फ इंडोर्समेंट कर दें नंबर्स की। देखिए, अभी बीच में आए माशाल्लाह जब से, तो काफ़ी उन्होंने तकरीरें भी की, बड़े एक्टिवली रहे, शायद इस वजह से भी उनकी सिचुएशन थोड़ी ख़राब हुई। डॉक्टर ऐसे मौके पे कहता है आराम ज़रा करें आप, लेकिन ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड। तो उस प्रोसेस में सारी चीज़ें तो उनको बताई भी गई होंगी ना कि ये तैयारी हुई है, ये कह रहा हूँ कि वो ऑलरेडी सब कुछ पता है। थोड़ी सी चीज़ जो नहीं पता है उसकी सिर्फ इंडोर्समेंट ही उनको करनी है। मैं ये नहीं कह सकते कि पूरे अनअवेयर होंगे, मतलब उनको पता होंगी चीज़ें, 95% चीज़ें पता होंगी, 5 चीज़ें होंगी जो फाइनलाइजेशन पे आती हैं। जैसे आप जैसे लोग जाके वहाँ प्रेजेंटेशन करते हैं कि ये ना करें जी, इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो उसमें लास्ट मोमेंट थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट होती है, जो आइसिंग्स होती हैं वो मैं ख्याल में शायद। हाँ, उसमें। अच्छा, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी टैक्स बार पॉइंट ऑफ व्यू से इस दफ़ा के बजट में? कोई रेवोल्यूशनरी चेंज? आई डोंट थिंक सो। नहीं। खोसा साहब का बजट चलता रहेगा? देखिए, बजट पाकिस्तान में पिछले, जब तक IMF के लोन पाकिस्तान में इधर होंगे और आपकी अपनी रेवेन्यूज़ यहाँ होंगे, तो जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी इसी तरह ही होता रहेगा। कोई भी बजट में नई आपको वेंचर या कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आएगी, इसलिए कि ये सब उसकी पेमेंट को कट ऑफ करने का। जब आप, मैं ऐसे मिसाल देता हूँ कि अगर आप एक घर का लोन लेते हैं तो आपकी इनकम कितनी भी हो, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होती है उसकी जो किस्तें वापस हों। अच्छा, वो जो हाउस बिल्डिंग अथॉरिटी होगी वो आपके ऊपर बहुत सारी कंडीशन लगाएगी कि आप कोई लग्जरी आइटम नहीं लेना, आप मजीद कर्जे नहीं लेना, वो सब चीज़ें पहले से आपको हाथ पाँव उन्होंने बांध दिया होगा, और उसका सारे का मकसद ये होगा कि कुछ करो ना करो हमारा कर्जा पहले दे दो। तो जब ये आपके ऊपर लायबिलिटी होती है तो उसके बाद आप जो है ना, आप एग्रेसिवली जा नहीं पाते, आप डिसीजंस ले नहीं पाते, बिकॉज आपके इतना बड़ा चंक है जो कि मैं नहीं कहता कि सिर्फ हुकूमत का है, ये पीछे से आ रहा है। और पाकिस्तान में ये एक रवायत रही है कि सबसे ईजी तरीका ये है कि जब भी लॉस हो या कोई ज़रूरत हो तो आप दूसरों से पैसे ले लेते हैं, और दूसरे भी पैसे आपको इसलिए देते हैं कि उनको आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल करना होता है। एक एस्टिमेट है कि जब से पाकिस्तान बना है $300 बिलियन का कर्जा ग्रांट हम खा चुके हैं। ये कर्जे नहीं है, ये जो खैरात हमें मिल चुका है। अभी मैं उस दिन पढ़ रहा था, बजट में आया कि शायद टोटल जो इनकी एक्सपेक्टेशन है खैरात वगैरह की वो तो और ज़्यादा है, उसमें से $5.58 बिलियन ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो हमेशा से ये गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान जो है, डिपेंडेंट रहा है हर किस्म के एड और खैरात और ज़कात वगैरह से। सऊदीया से सुना जो देता है वो ज़कात वक़ात होता है, तब जाके हुकूमत चलती है। उसके बावजूद आप देखें कि इतनी बड़ी तादाद में नोट को छापना, फिर और तरीक़ों से लोन ले लेना वर्ल्ड बैंक से, इधर उधर से, तो ये गैप तो बहुत बड़ा है। देखिए, एडहॉकिज़म, जहाँ भी एडहॉकिज़म होगा वहाँ ये सूरत हाल होगी।
जहाँ भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होगी वहाँ ये सूरत हाल होगी। आप कहते हैं कि आज हमने ये टैक्स लगाया, मैंने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया, आप कहते हैं ये आज 10 नहीं है 25 हो जाएगा। अब मेरी वायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। आपको ये एहसास ही नहीं होता कि एक आदमी पैसा लेके आया है और वो आके लगाया आपकी इनिशिएटिव पे और आप उसको एकदम इन्हांस कर देते हैं। तो वो कहता है आइंदा के लिए कि यार सॉरी मैं आइंदा आप तो आ गया हूँ लेकिन आइंदा नहीं आता मैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये लोगों को लॉन्ग टर्म, बिकॉज बिजनेस जो है ना वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। ये नहीं होता कि मैं आज बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं और कल मुझे कहूँ प्रॉफिट। ये तो स्टॉक में तो होता होगा कि लोग जल्दी प्रॉफिट के लिए हो रहे हैं, लेकिन जब आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको सेटअप करना पड़ता है, आपको ह्यूमन रिसोर्स हायर करना पड़ता है, आपको चीज़ों को लॉ एंड ऑर्डर को देखना पड़ता है। तो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जब मैं ग्राउंड पर आता हूँ और ग्राउंड पे जब मैं कॉस्टिंग करता हूँ तो कॉस्टिंग जो है ना बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है 1 साल बाद या 6 महीने बाद। तो मेरी वायबिलिटी ख़त्म हो जाती है और मैं बिल्कुल एक डिफरेंट पैरामीटर्स में आ जाता हूँ। अच्छा, इसी सिलसिले में मुमताज़ साहब, अभी रिसेंटली 3 कंपनियों ने जाके स्विस नॉर्दर्न गैस के ऊपर केस कर दिया लंदन में, आर्बिट्रेशन में वो हार भी गए। उसमें सैफ पावर और ओरिएंट और एक और कंपनी सफ़ायर। वो उसकी वजह उन्होंने यही बताई थी कि जी हमने जब लगाया था आपने कहा था हम आप गैस देंगे और इस रेट पे देंगे, जो कि आपने वायलेट कर दिया, तो वो इंटरनेशनल आर्बिट्राज में चले गए। तो ये बहुत हमने देखा है पाकिस्तान में, चाहे एंग्रो फर्टिलाइज़र हो या और हो, कि एकदम से गवर्नमेंट या तो सप्लाई रोक देती है या रेट इतने बढ़ा देती है कि वायबल ही नहीं रह जाता। और सारे के पीछे वही मसला होता है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से टैक्स चाहिए। दे डोंट केयर कि इससे इस पर्टिकुलर कंपनी को या सेक्टर को क्या असर पड़ेगा। सर देखिए, बहसल कौम हमारी जो अंदर जो एक प्रॉब्लम आ गया है कि हम बात करते हुए ये सोचते नहीं कि इस बात में सच्चाई कितनी है। ये ऊपर से नीचे तक ये चीज़ें ट्रिकल डाउन कर गई हैं। तो वो जो बात ओवर एक्सपेक्टेड आप बात करते हैं तो उसके रिजल्ट्स ऐसे ही आते हैं। ये तो एक बड़े लोग थे तो ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, बहुत से लोग तो खामोशी से मुंह लपेट के चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन अगर इकोनॉमिक व्हील के लिए देखें तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वो रन करते हैं इकोनॉमिक यूनियन। वो 1 से 2 बनते हैं, 2 से 3 बनते हैं, फिर बड़ा ग्रुप बनते हैं। तो लेकिन जब आप उनको पहले स्टेज पे हार्नेस होने से पहले उनको आप काट देंगे तो फिर वो कहाँ आपको ग्रुप बनेंगे। अब आप देखें, अगर आप 5 साल 10 साल की अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी का पैरामीटर्स देखें तो आप देखें कि चीज़ें ऊपर नहीं आ रही, इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ रही, बड़े ग्रुप्स नहीं बन रहे। वो जो पुराने बड़े ग्रुप्स हैं आप उन्हीं के गिर्द घूम रहे हैं। तो वो वजह यही है कि लोगों को ये डर होता है कि यार हम आज इन्वेस्ट करके जाएंगे, हमें लॉ एंड ऑर्डर नहीं मिलेगा, हमें टैक्स के रेट्स में फिर टैक्स वालों से हमें कुश्ती करनी पड़ेगी। तो ये बड़े मसाइल हैं जिसको हल होना चाहिए। अभी जैसे अपने ये 3 पावर कंपनी का जिक्र किया, ऐसी 2 कंपनियां और हैं जिनका शेयर मार्केट में है। इस सिलसिले में हम उससे शेयर्स पे लोग डिस्कस करते रहते हैं बहुत ज़्यादा। एक है जापान पावर, एक है सऊदी इलेक्ट्रिक। 150 मेगावाट की बिजली, ठीक है, आपने उस पर पेनल्टी लगा के उसको पेमेंट ना करके उसको और तरीके से तंग करके बंद कर दिया। वो कंपनियाँ, वो जो बेचारे स्पॉन्सर्स थे वो तो खुदकशी करके मर मिला गए। लेकिन आप गौर कीजिए कि 300 मेगावाट की बिजली इस मुल्क में जहाँ इतनी शॉर्टेज है, जहाँ इतनी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपने डिप्राइव कर दी। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचें तो कितना बड़ा लॉस हुआ। उस पर जितने लोग जॉब करते थे वो गए, और जो लोगों ने ये चीज़ देखी है इन कंपनियों पे जुल्म, वो इसको देखने के बाद दूसरा कौन लगाएगा। देखें, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस टाइप की अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर मैं आज हुकूमत में हूँ, मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूँ, कोई दूसरी हुकूमत आती है वो उसको रोल बैक कर देती है विदाउट इवन थिंकिंग कि यार इस पर करोड़ों अरबों रुपए लग चुके हैं। वो कहते हैं कि जी इसको रोल बैक करो। अब उस पूरे प्रोजेक्ट को आप तबाह कर देते हैं और आपको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ये इतना बड़ा आसान काम है कि आप पैसे लगवा लें लोगों से, उसके बाद अपने कमिटमेंट फुलफिल ना करें। और यही हमेशा पाकिस्तान में बिज़नेस के हवाले से यही चीज़ें हैं। और इसी वजह से जो हम ग्रॉस जीडीपी की बात करते हैं, लेकिन जो इशू है वो है ट्रस्ट डेफिसिट का। सर, इस सिलसिले में मैं एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड रहा एज ए बैंकर आउट ऑफ सऊदी अरेबिया। जैनल ग्रुप आउट ऑफ जद्दा, बहुत बड़ा ग्रुप है, उसने इनिशिएटिव लिया कि हबको लगाए यहाँ पे विद द अमेरिकन पावर के साथ मिलके। पैसा उनका, टेक्निकल उनका। तो ये पीपल्स पार्टी का दौर था जी। और उसके बाद वो हट गए। हमारे यही प्राइम मिनिस्टर साहब, जिनके लिए हम बहुत परेशान हैं, ये आ गए। उन्होंने कहा जी वो सारा किक बैक था और ये था वो था, रेट बड़ा ज़्यादा है, बांग्लादेश में ये रेट है, यहाँ ये रेट है, इस तरह से करके उसको 3 साल तक वो प्रोजेक्ट को होल्ड किया गया। और ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट, 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट।
तो मैं बैंकर था, हमने लॉन्ग टर्म लोन दिए हुए थे। जब रीपेमेंट का पीरियड आया तो तब तक वो प्लांट चला ही नहीं था, तो रीपेमेंट कहाँ से होती। दैट मेंट रोलिंग ओवर द वो, या उसको हमने रीशेड्यूल करना शुरू किया। ऑडिटर आ गए हमारे सर पे चढ़ गए, उन्होंने कहा ये तो कंप्लीट बैड डेट है। सर ये बहुत सारी मिसालें हैं, मतलब एक मिसाल आप बताइए कि अब एक बैंकर की हैसियत से मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी, इतना बड़ा लोन, और वो कह रहे हैं 100% प्रोविजन लाओ। उतना तो मेरे साल भर की प्रॉफिट नहीं है, मैं प्रोविजन कहाँ से लाऊं? बिल्कुल सही है। अब मैं उससे बहस कर रहा हूँ कि भाई ये फॉर द टाइम बिंग होल्ड हुआ है, दे विल वर्क इट आउट। नहीं, उसने तो कह दिया कि ख़त्म करो इसको। अब बहस किए जा रहा है। आप बताइए कि ये 98 वगैरह की बात है, उसके बाद से कोई भी सऊदी ग्रुप बड़ा आया यहाँ पे, उसने 1000-1200 का प्लांट लगाया? नहीं लगाया, क्योंकि आपने इतनी बड़ी डिसइंसेंटिव या बैड पब्लिसिटी क्रिएट कर दी विदाउट थिंकिंग कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। सर एक आदमी ठेला भी लगाता है ना किसी रोड पे, तो उसकी भी रैकी करता है, उसको देखता है कि यहाँ पे कितने लोग आएंगे, यहाँ के रहने वाले जो हैं क्या पसंद करते हैं, उसी का ठेला लगाता है। कोई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है तो वो कोई बेवकूफ़ तो नहीं है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करो और आप उसको सिर्फ इस बात पर कि पिछली गवर्नमेंट ने बनाया था उस पर और आपने उसको पूरा होल्ड बैक कर दिया। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं हमारे यहाँ जिसमें ये होता है कि वो जो आप क्या उसमें डबल एज आप लॉस कर रहे होते हैं। एक तो रेवेन्यू का लॉस कर रहे होते हैं, दूसरे ट्रस्ट का लॉस कर रहे होते हैं। वो जो आने वाला है ना, वो फिर कभी नहीं आएगा, ना उसका कोई ग्रुप आएगा, ना वो किसी को एडवाइस करेगा तुम यहाँ आओ। 98 के बाद मैं जानता हूँ कि सऊदी अरेबिया में और गल्फ में सब लोगों ने कान पकड़ लिया कि भाई पाकिस्तान में नहीं जाना, क्योंकि आपने मुल्क को बदनाम किया। नॉट पीपल्स पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं था, नून लीग से कोई ताल्लुक, एबीसी कोई भी हो, मतलब गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कमिटमेंट मीन्स ये गवर्नमेंट कमिटमेंट। बिल्कुल। अच्छा, अब जो ये इंशाल्लाह 3 तारीख को है बजट, या आगे पीछे होने के? अभी तक यही है। लेकिन अगर आज लीक हो गया तो फिर आज ही से अनाउंसमेंट शुरू हो जाएगा। बजट आज ही से कीमतें बदल जाएंगी सारी। लोग आज इलेक्ट्रॉनिक वाले लगे। होप कि नहीं हो ऐसा, लेकिन मेरे अप्रहेंशन है कि ये इसके चांसेस हैं। स्काइप के ऊपर बहुत सारे लोग कनेक्ट होकर बैठे होंगे। तो बजट आज ही लीक हो जाएगा। अच्छा, क्या आउटले आपके हिसाब, आपने क्या सुना है, कितना आउटले है? देखिए जो नंबर्स हैं वो तो पहले से प्रपोज हो रहे हैं कि मैं खाना 3.8 के नंबर्स हैं, लेकिन 3 के रेवेन्यू के, हाँ रेवेन्यू कलेक्शन 3.6 है, 3.6 का कुछ वो है नंबर। लेकिन बात ये है कि मेरा कंसर्न में, देखिए मैं हमेशा एक बात बहुत ही दुख से कहते हैं, नहीं दुख से नहीं, बहुत ही सही बात ये कहता हूँ कि आपके नंबर्स जो है ना, इससे आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप जैसे बैंकर या मुझ जैसे कंसल्टेंट तो देख के इसको होता है कि 3.6 का आउटले है या जो भी है। टोटल आउटले 4.4 और टैक्स का कलेक्शन 3.6, सही है। तो गैप कहाँ से पूरा होगा? गैप लोन से। आसान 1.2 ट्रिलियन लेना हमारे लिए आदत है हमारी। हाँ, कोई मसला नहीं। 1.5 बल्कि लेते हैं हर साल। हम एक लोन को रिड्यू करवाते हैं, फिर लोन ले लेते हैं, हम फिर रीशेड्यूल कराते हैं। आप तो बैंकर हैं, आप जानते हैं ये बात। मेरा पॉइंट ये है 3.6 है, 4.8 है, जो भी है उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता आम आदमी को। आम आदमी को फ़र्क किससे पड़ता है? उसको दूध कितने का मिल रहा है, रोटी कितने की मिल रही है, शक्कर कितने की मिल रही है, उसका बच्चा स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा, उसको रोड पर ट्रांसपोर्ट मिल रही है नहीं मिल रही। ये टैक्स का काम ये है। टैक्स लेने का पर्पज़ ये है कि आप लोगों को रोटी दें, आप लोगों को वेलफेयर स्टेट बनाएं, लेकिन वो नहीं है। अब आपके मिसमैनेजमेंट है, आपके पास रेवेन्यूज़ नहीं है, आपके पास आपको तरीका नहीं आता मैनेज करने का। दैट वो आम आदमी का प्रॉब्लम नहीं है। इस मुल्क में आम आदमी जो है ना डिप्राइव हो के बिल्कुल ज़मीन से लग गया है, और उसकी वजह यह है कि हम इन्हीं नंबर गेम से खेलते रहते हैं, लोगों को इसी तरह दिखाते रहते हैं। अब आज बजट में तारीफ़ें होंगी और लोग कुछ बुराइयां करेंगे, लेकिन जो आम आदमी है उसको बेनिफिट कहाँ पहुँचा है ये किसी को नहीं पता चलेगा। मुमताज़ साहब, यहाँ पे लेना एक छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन, हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू PSX हॉटलाइन। हमारे साथ अनवर काशिफ मुमताज़ साहब हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट टैक्स बार, और इनका ये कहना है कि बजट जो प्राइम मिनिस्टर साहब अप्रूवल देंगे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, उसमें वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो सकती है, शायद ना भी हो, कि ये लीक हो जाए सारी इन्फॉर्मेशन, विच विल मीन कि ऑलमोस्ट बजट अनाउंस हो गया आज ही की रात, तो दैट कैन क्रिएट सम कॉम्प्लिकेशन। अदरवाइज़ अगर 95% प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑलरेडी अवेयर कि क्या क्या बात थी, क्योंकि अभी जब तक वो आए हुए थे यहाँ पे,
इस दौरान, तो उस पर तब सिर्फ एग्रीगेट वगैरह हो तो इंशाल्लाह उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि ये बजट चाहे 4.4 का हो, 4.6 का हो, 4 का हो, इससे आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आम आदमी को दूध कितने का मिलेगा, चीनी कितने का मिलेगा, ये कंसर्न्स हैं और उसमें कोई तब्दीली या कोई रिलीफ आने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। वजह यह है कि टैक्स की बड़ी शदीद कमी है और अभी मुझे ये ब्रेक में बता रहे थे कि ये जून तक के जो टैक्सेस हैं इन्होंने एडवांस टैक्स पकड़ के वो हदफ हासिल कर लिया ऑलरेडी। अभी हम मई के 30 तारीख को है, ऑलरेडी हदफ हासिल कर लिया। दैट मीन्स कि अगले फिस्कल ईयर का जो 3 महीने का टैक्स था वो ऑलरेडी इन्होंने ले लिया टू कवर अप। टैक्स कलेक्ट करना एक बहुत बड़ा मुश्किल मसला बन गया है पाकिस्तान में। खर्च जो है वो कंट्रोल नहीं होते, खर्च बढ़ते ही चले जाते हैं और टैक्स हम कलेक्ट नहीं कर पाते। नतीजा क्या होता है कि ऑलरेडी जो लोग पिसे हुए लोग हैं, जो 1% के करीब डायरेक्ट टैक्स देने वाले हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लोग दे रहे हैं हर ज़रूरियात ज़िंदगी पे, उसको हम बढ़ाते चले जाते हैं। काशी साहब बड़े मज़े बता रहे थे कि हर जगह 1-1%, 2-2% बढ़ा दो, बैलेंस हो जाएगा। इन्फ्लेशन की वजह से रेवेन्यू भी थोड़ा बढ़ ही जाता है और बाकी एक्सपेंडिचर। तो काशी साहब, आपको कोई उम्मीद नहीं है इस बजट से आम आदमी के लिए? वैसे तो सबके लिए होगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं नाउम्मीद आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसमें मुझे नाश्ता कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आ रही। और ये जब तक गवर्नमेंट इसको रियलिस्टिक बेस पे कोई एक्सरसाइज नहीं करेगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट पे जितना प्रेशर है वो कर सकें, बिकॉज ये एक डिटेल्ड एक्सरसाइज है जिसमें आपको बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा अपने बजटिंग का। तो वो मेरे ख्याल में वो चाहिए पाकिस्तान को। वो जब भी होगा फिर पाकिस्तान में जो पिक्चर्स आएंगी, वो जो नंबर्स आएंगे वो एक्चुअल नंबर्स होंगे और वो फिर इम्पैक्ट करेंगे ग्रास रूट पर जाके। ये आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकली भी एक बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए कि कंसेंसस नहीं है ना। देखें, पाकिस्तान में आज तक कभी भी इतना बड़ा, हर आदमी टैक्स की बात करता है, किसी गवर्नमेंट ने टैक्स पे कोई नेशनल जो पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस होती है या कोई राउंड टेबल होती है, कभी नहीं कॉल हुई। पाकिस्तान का कोई नेशनल टैक्स प्लान नहीं है। अब एक तो आप सब इस बात पे तो मुत्तफिक हो जाना चाहिए कि भाई टैक्स तो लगना है और सब ने उस बात पे लगना है, और अगर मेरी हुकूमत आए या उसकी हुकूमत आए या किसी की हुकूमत आए, वो कंटिन्यू करता जाए। होता क्या है कि वो जैसे ही हुकूमत कोई जाती है वो ब्रेक करता है और फिर वो दूसरी चीज़ें स्टार्ट करते हैं, तो फिर वो वापस आ जाते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप दुनिया में जहाँ भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हुकूमतें आएँ जाएँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो है वो वेलफेयर स्टेट के लिए टैक्स जो है कलेक्ट करना है और उस जो टैक्स लग गया है उसको फिर आपने लोगों तक पहुँचाना है। बिकॉज देखें, टैक्स होता क्या, पाकिस्तान में क्या हुआ है? पाकिस्तान में हुआ ये है कि पाकिस्तान में टैक्स का अल्टरनेट क्रिएट हो गया है। और टैक्स का अल्टरनेट क्या है? इंडस हॉस्पिटल, सत्तारेदी, शौकत खानम, ये जो है छिपा, या मतलब ये जो अल्टरनेट है, जो टैक्स के पैसे से जो चीज़ें बननी चाहिए थी उन्होंने अल्टरनेट कर दिया। लोग टैक्स के बजाय ज़कात देने लगे, खैरात देने लगे, टैक्स नहीं देते लोग। तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है। गवर्नमेंट को भरोसा है कि अगर ये चीपा को या इसको देंगे तो ये डिलीवर करेगा, गवर्नमेंट को देंगे तो वापस नहीं आएगा। यही मैं कह रहा हूँ ना, ये देखिए, ये अल्टरनेट क्रिएट हो गया ना। देखिए, ये जो काम है ये सारे गवर्नमेंट के काम है, वेलफेयर स्टेट के काम सारे गवर्नमेंट के काम है। अब गवर्नमेंट अगर एम्बुलेंस नहीं दे सकती तो कोई ना कोई उठेगा, वो एम्बुलेंस क्रिएट कर देगा। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं देती तो कोई ना कोई उठेगा, हॉस्पिटल क्रिएट कर देगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये टैक्स, और ये टैक्स पे क्यों जाता है? टैक्स पे किया जाता है कि लोगों को बेनिफिट हो, कॉन्ट्ररी बेनिफिट हो। टैक्स इसलिए नहीं कहता कि टैक्स पे करके आप इंटरेस्ट पे करना शुरू कर दें। पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि टैक्स या डेट रीपेमेंट पे कितना खर्चा है हमारा जी? अभी डेट रीपेमेंट पे आउट ऑफ जो टोटल बजट है जी, उसमें से 4.4 की बजट की बात करें ना, टोटल आउटले, इसमें डेट रीपेमेंट एंड जो देखिए 50% का लिमिट है, 50% का लिमिट है। ये आपके पास इतना बड़ा गैप है, यानी 4.2 में से 4.4 से 2.2 डेट रीपेमेंट में चला जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसको तो अगर आप अलग कर दे तो सिर्फ 2.2 का नेट बजट है ना। जी बिल्कुल, ये हमेशा है। ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप पहले बजट आपने फॉलो किए हैं, मैं तो देखता रहा हूँ, मुझे तो कोई नंबर्स में कोई फर्क नहीं। सिर्फ नंबर गेम के पहले 4 होता था, आज वो 6 हो गया है, पहले 3 होता था, आज वो 4 हो गया है। लेकिन ये मेयर इन्फ्लेशन का फैक्टर भी तो आपके बजट को बड़ा कर देता है ना। जी हाँ, इंपोर्ट्स होंगी तो आपका बढ़ जाएगा, ज़्यादा टैक्स आ जाएगा। तो ये तो ऑटोमेटिकली जो 4 पर थोड़ा बढ़ता जाता है।
ये तो कोई बड़ी बात तो है ही नहीं इसमें। देखिए बजटिंग जो है वो हकायक पे होनी चाहिए। जब तक बजटिंग हकायक पे नहीं, चाहे वो घर की हो, चाहे वो कंपनी की हो, चाहे वो हुकूमत की हो, वो हमेशा इसी तरह आपके लिए रिजल्ट अनरिजल्ट ओरिएंटेड होगी, कोई रिजल्ट नहीं आएगा उसका। अगर वो हकायक पे होगी तो रिजल्ट आएगा उसका। और यही वजह है कि बजट बनता है, गुजर जाता है, शोर मचता है, खामोशी हो जाती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं होता। अच्छा, अगर एज ए टैक्स एक्सपर्ट आपको मौका दिया जाए कि आप और आपके पास मिसाल के तौर हिम्मत भी बहुत हो, डरने वाले भी ना हो आप, कि भाई आप टैक्स लगाएं और लोगों को जो वेलफेयर की आप बात करें कि सैलानी खाना ना खिलाएं, आप खिलाएं, तो कौन कौन से टैक्स आप लगाएंगे इसके लिए? देखिए टैक्स तो कोई मैं नया नहीं लगाऊंगा, टैक्स को स्प्रेड करूंगा। अच्छा, नेट को बढ़ाने का। और वो उसमें अभी कितने लोग टैक्स देते हैं? अभी तो देखें 1% ऑफ द पॉपुलेशन टैक्स देती है। दुनिया भर में क्या एवरेज है? दुनिया भर में तो 50-60% पॉपुलेशन जो है टैक्स देती है, और पाकिस्तान में तो आपको सिर्फ 1% से बढ़ा के 10-15% करने ही से फर्क पड़ जाएगा। जी बिल्कुल, आपके जो शॉर्टफॉल खत्म हो जाएगा। सिर्फ 15% भी कर लें जी, दुनिया 55 करती है, आप 15 कर लें तब भी काफ़ी है। वो डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ तो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी हैं, बिकॉज वो 50 साल से ये इस फॉर्मेट में निकल गए। हम तो यहाँ बात करेंगे आज हम टू स्टार्ट किक ऑफ, अगर 1 से 3 भी कर दें तो फर्क पड़ जाएगा। मैं कहता हूँ 1 से आप 3 करें, 2 करें, ग्रेजुअली जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही साल में ये चीज़ हो जाएगी, लेकिन अगर आपने 2-3 साल में इसको सही तौर पर स्प्रेड कर दिया, करना क्या है आपने? करना क्या है? बैंक स्टेटमेंट देखने हैं, गाड़ी की डिटेल देखनी है और प्रॉपर्टी देखनी है। अच्छा, बस इससे पकड़ लेंगे आप सबको, कोई उसके अलावा जा ही नहीं सकता कहीं। अच्छा, ये सारे डेटा मौजूद हैं? मौजूद हैं, लेकिन नादरा में देखिए ना सर, एबीआर के पास भी सुना नादरा से आप दुनिया का हर डेटा निकाल लेते हैं। हाँ ठीक है ना। आप मुल्ला मंसूर मारा तो कहाँ उसको हमने जिसका भी चाहें डाटा हर चीज़ मौजूद है, तो आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। और बात यह है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन, इन्फोर्समेंट। आप जो कह रहे हैं कि सारा डाटा मौजूद है कि किसके पास कौन सी गाड़ी है, कौन कितनी दफ़ा इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है, कौन कितनी इलेक्ट्रिक के बिल दे रहा है, कौन गैस के बिल है, सब मौजूद है जी। सिर्फ उस डाटा को यूज़ करके आप चाहें तो 1 से 2, 3, 4% कर सकते हैं। जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, यूज़, उसको यूज़ करें, मिस यूज़ ना करें। हाँ, देखिए बात यह है कि हमारे सिस्टम में खराबी है, मिसयूज किया जाता है। उसी को डाटा को यूज करके जाके कोई रिश्वत मांग लेगा जी, यही है, मतलब मिसयूज ना करें। वो कहेगा टैक्स नहीं देना, लेकिन तुम आ रहे हो हमारे टारगेट में, तो हम तुमको पहले से बता रहे हैं, तो मुझे दे दो तो तुमको तुम्हारा नाम हटा देंगे। यही होगा ना। और मैं पहले भी बहुत से प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में मूविंग फॉरवर्ड एक ही काम है, ई गवर्नमेंट। और टैक्स में ज़रूरी है कि ई गवर्नमेंट हो जाए। जितना आप इलेक्ट्रॉनिक बेस बढ़ाते जाएंगे, उतना आपका डेटा बढ़ता जाएगा, उतना आपका बेस बढ़ता जाएगा, उतना आपका रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ता जाएगा। तो ई डेटा सिलसिले में जब से ये नादरा बना, ID कार्ड वगैरह का सिस्टम आया भुट्टो के दौर से, काफ़ी पेशरफ तो हो चुकी है। बिल्कुल पेशरफ। अब कौन से कोई भी नॉर्मल आदमी तो ऐसा नहीं होगा जिसके पास नादरा कार्ड ना हो, उसके बगैर वो प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं कर सकता, एक बाइसाइकिल नहीं रजिस्टर कर सकता, तो फिर वो देखिए आप देखें ना, आपने बैंक अकाउंट खोल लिया, नादरा के बाद नहीं खोल सकते, गाड़ी नहीं ले सकते, गाड़ी नादरा के, क्रेडिट शेयर के अकाउंट नहीं खोल सकते आप प्लॉट नहीं ले सकते। अब आप देखें अगर, तो ये सारी चीज़ होंगी, इसका मतलब डेटा वहाँ मौजूद है। अब ABC के नाम से डेटा वहाँ मौजूद है, अब आपको सिर्फ एक्सेस करना है और यूटिलाइज करना है। लेकिन आप, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए आप ये करते नहीं हैं। FBR इंडिपेंडेंट नहीं है, नहीं, ऑटोनमस बॉडी थोड़ी है। FBR इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहेगी उसी के पीछे वो जाएंगे, या कह देगी कि छोड़ दो भाई, अभी करने से बड़ा मुल्क में खलफाशार हो जाएगा। अब FBR ये कह रही है कि हम पनामा लीग पे कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस मुल्क का रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट की कह रहा हूँ, उसको आइडिया ही नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, उसको ये आइडिया नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। तो फिर बात, अब मैं आपसे क्या बात कहूँ, क्या कर सकता है FBR? FBR जिस आदमी, पनामा तो बाहर है, जिस आदमी, नहीं पनामा बाहर क्या, पनामा जिस आदमी का तो बाहर पड़ा हुआ, जिस आदमी पनामा बाहर है वहीं दफन हो जाए, वो कोई बात नहीं। जिस आदमी के नाम आया है उस आदमी का जरा टैक्स रिटर्न मंगा के देख लें। अच्छा कि उसके पास ये रेवेन्यू थे जितने वहाँ इन्वेस्ट किए हैं। वहाँ अगर $1 लाख इन्वेस्ट किए हैं, तो यहाँ $1 लाख यहाँ से निकले हैं, नहीं निकले हैं, और कैसे गए हैं? ये तो बड़ी खतरनाक बात आप कह रहे हो। जितने लोगों के नाम है उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं। देखिए मैं अक्रॉस द बोर्ड किसी की बात मैं कर रहा हूं, देते हैं ना, बिजनेसमैन तो टैक्स देता है ना। देखिए टैक्स देना और सही टैक्स देना दो डिफरेंट चीज़ें हैं।
मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है उन्होंने सिस्टम की वजह से वहाँ पैसे लेके, हो सकता है उन्होंने प्रॉपर टैक्स दिया हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो टैक्स नहीं दिया हो, इन्वेस्टिगेट तो करें, इन्वेस्टिगेट तो करें। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका काम, और ज़रूरी नहीं कि आप ह्यू एंड क्राई करके करें, आप अपने सिस्टम में देख के और देखें कि हाँ एक आदमी का एक्सपोजर इतना नज़र आया, ठीक है, मैं ये नहीं करें आना पैसे मिले, लेकिन एक नज़र आया था रिजनेबिलिटी, ये आदमी इतने लाखों टैक्स देता रहा है और एक रिजनेबिलिटी नजर जो बाहर जो है वो इतनी बड़ी रकम नहीं है उसके मुकाबले में, तो चलो छोड़, रिजनेबिलिटी नजर आती है ना, मतलब एक रिजनेबल, आप ये नहीं करेंगे आप लोगों के साथ प्रॉब्लम शुरू करें और फिर वो कुछ भी ना हो एंड ऑफ द डे। तो वो एक्सरसाइज करने की वैसे भी ज़रूरत है, पनामा लीग की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, और FBR को एक्सरसाइज करके अपने आप को मेरे ख्याल में स्प्रेड को बढ़ाना चाहिए। जब तक ये पाकिस्तान में बढ़ेगा नहीं, एक्सपेंशन नहीं होगी आपका टैक्स बेस, जब तक ये प्रॉब्लम रहेगा आपको। इसलिए पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी नज़र आती है, हाँ लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए नजर, लोग पैसा नजर आता है, हर जगह रश होता है, कहीं पे भी आपको खाली जगह। बिल्कुल। प्रॉपर्टी की कीमत अगर आप कराची में देख लें इस वक्त कहाँ से कहाँ गई है पिछले 2-3 साल के अंदर, रेंट्स हैव गॉन अप सो मच। ये उसकी वजह पता है आपको? जी, मेरे ख्याल आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। जिस मुल्क में भी जब डॉक्यूमेंट अनडॉक्यूमेंट जो इकॉनमी होती है, अनडॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट को ओवरलैप कर रही होती है, तो ये प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। अच्छा, बिकॉज वो अनडॉक्यूमेंट जो पैसा है वो कहाँ जाएगा? प्रॉपर्टी में जाएगा। अच्छा, इस सिलसिले में आप जो टैक्स बार के आदमी हैं, ये आप बात सोचिए, आप जो कह रहे हैं मैं मानता हूँ कि वाकई यहाँ पे गुंजाइश बहुत है। अभी हमारे प्रोग्राम में एक साहब आए, सिराज कासिम तेली साहब, आप जानते होंगे, बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत आउटस्पोकन आदमी है। तो मेरे शो में वो बताने लगे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक ज़मीन ख़रीदी है क्लिफ्टन में जहाँ हम बैठे हुए, 44 करोड़ बताया या इससे भी ज़्यादा उन्होंने बताया, कि कहने लगे कि वही ज़मीन उन्होंने पूरे, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 100% वाइट मनी से 44 करोड़ से वो ख़रीदी। उन्होंने कहा कि अब ये जो है ना, ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा आगे चल के। क्यों कि अगल बगल की ज़मीनें 4-4 करोड़ की बिकेंगी, ये उन्होंने 44 में ख़रीद लिया। अब वही वाली आप वाली बात कि वो है तो एक्चुअल 40 करोड़ की चीज़, लेकिन यहाँ जब रजिस्टर होती है तो वो 4 करोड़ में होती है, ताकि वो ब्लैक मनी छुप जाए उसके अंदर। 36 करोड़ ब्लैक आ जाता है, 4 करोड़ ऑफिशियल आ जाता है, और 40 करोड़ की एसेट हासिल कर ली जाती है। टैक्स जो गवर्नमेंट को मिलता है वो 4 करोड़ पे मिलता है। देखिए, ये उन्होंने जो बात की है ना, ये आम आदमी को भी पता है, हर आदमी के साथ ये प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को क्या नहीं पता ये बात? वही तो इसका वो कहने लगे कि इस जहाँ बैठे हो यहाँ पे कोई भी 3 करोड़ से अगर फ्लैट 300 करोड़ से कम का नहीं है, 3 करोड़ से। इसका हल निकालना चाहिए। रजिस्टर कितने में होता है? 20 लाख 25 लाख। इसका हल निकालना चाहिए, वो हल निकालने को तैयार नहीं है, इसलिए कि लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इसमें। ये तो आप जो कह रहे हैं, ये वाकई ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। एक पान वाले को, एक रिक्शे वाले को भी पता है। मैं ये कह रहा हूँ इसका अभी जाके आप पूछ लीजिए किसी स्टेट एजेंसी से कि भाई इस इलाके का एक फ्लैट कितने का, वो फौरन 2 करोड़ 3 करोड़ कह देगा। जी हाँ, तो इस पे रॉकेट साइंस तो कोई नहीं है ना। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, ये कोई कॉमन बात है, लेकिन बात ये कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जब ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती। अच्छा, आप बड़े मज़े से यहाँ पे लाइव शो में ये बातें कर रहे हैं, कोई आपको डर भी नहीं लग रहा? ये डेमोक्रेसी भी चल रही है, आम आदमी सुन भी रहा है मेरी बात, आपकी बात। आपके ख्याल में ये लोग कब तक बच सकते हैं इस तरह से? देखिए, पाकिस्तान अब कौन रोक रहा है कि मुमताज़ साहब को हम फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ना बना लें? आप खड़े हो जाइए, कोई पार्टी कोई भी नाम लेकर हम आपको वोट दे दें। आप ये जो वेलफेयर की बातें कर दे ताकि सैलानी उलानी को हम छुट्टी कर दें। नहीं, छुट्टी नहीं, मेरा कहने का मैं बताना चाह रहा था कि एक आपकी सूरत शक्ल भी प्राइम मिनिस्टर जैसी सोसाइटी जो है ना, देखिए ना, डेमोक्रेसी की ये तो खूबी है कि अगर कोई अल्टरनेटिव सामने लेके आ जाए तो लोगों को कोई रुकावट तो नहीं है ना उसको आगे लाने पे। देखिए, पाकिस्तान में ये मैं सियासी अगर बादशाहत हो तो, जैसे सऊदी अरेबिया में मैं रहा हूँ 13 साल, वहाँ कोई सोच भी नहीं सकता, चाहे कितना भी ज़हीन आदमी हो, बादशाह तो उसी को बनना है जो रॉयल फैमिली का आदमी है। लेकिन यहाँ तो मुमकिन है ना। नवाज शरीफ भी एक आम आदमी थे, पाकिस्तान में जो चेंज आने की खुद कहते हैं उनके बाप जो थे मजदूरी करते थे। नहीं, मैं चाह रहा हूँ पाकिस्तान में जो चेंज आने की जरूरत है ना, आप वोट किसी को भी दें, मेरा एक अपना व्यू है, लेकिन आप उसको काउंट फॉर करें। हाँ, ये नहीं करते हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो भी फॉलोइंग है ना, ब्लाइंडली फॉलोइंग होती है। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये इस सिचुएशन को क्रिएट करती है जो हमारी सिचुएशन है। बिकॉज जिस वक्त मुझे अकाउंट फॉर किया जाएगा, आपको अकाउंट फॉर किया जाएगा। साहब ने शो में बड़ी बड़ी बातें कर दी कि मैं इतना टैक्स जमा कर लूँगा, 15% करके इतना टैक्स आ जाएगा कि सबको हॉस्पिटल भी दूंगा, खाना भी दूंगा, और जब पावर में आ गए तो कुछ कर ही नहीं रहे। अब कोई पूछ ही नहीं रहा। अब देखें, अब वो मुमताज़ साहब जो हो गए वो हो गए बहुत बड़ी चीज़, बिल्कुल, उससे तो बात ही नहीं की जा सकती। बिल्कुल।
जिस निज़ाम को भी आप डेमोक्रेसी के जो टेस्ट एंड ट्राइड हैं उनको देखेंगे जब, तो वहाँ जो एलिमेंट है ना वो अकाउंटेबिलिटी का है, जिसकी वजह से वो रन कर रहे हैं। वहाँ छोटे से छोटा आदमी भी आके प्राइम मिनिस्टर से सवाल कर लेता मैं है। यही अर्ज कर रहा हूँ आपको। तो ये आपने ये कहा था, कहाँ है? अब फाइनेंस मिनिस्टर है किसी पार्टी का, मैं एबीसी किसी का नाम नहीं रहा, किसी पार्टी का भी है, जब वो बजट पेश करता है तो उसके लोग जो कारकुन हैं वो उसके बाद हफ्ते बाद जाके उससे पूछें तो भाई हाँ। तुमने ये किया क्या है, इसका क्या हुआ, 6 महीने बाद तुमने क्या किया, तुमने इसको क्या जो बजट कहा था क्या हुआ? कोई चीज नहीं ऐसी, कोई अकाउंटेबिलिटी का पार्लियामेंट कॉन्सेप्ट ही में नहीं है। अगर कोई अपोजिशन वाला उठ के बोलेगा तो जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं उसको डांटना शुरू कर देंगे। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है ये सिर्फ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस ले आए, सब खुद ब खुद सिस्टम सही हो जाएगा। और ये एक वो इनबिल्ट अकाउंटेबिलिटी, ये नहीं कि उसके लिए कमीशन बन रहा है, उसके लिए वो पार्लियामेंट्री कमेटी, वो उसमें कुछ भी नहीं होता। नहीं, कुछ नहीं होता। इनबिल्ट अगर आपका अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, आपको देखें और चीज़ें खुद ब खुद नजर आनी शुरू हो जाएंगी। जिस डेमोक्रेसी के सिस्टम की आप बात करें, जहां पे आप कहते हैं सक्सेसफुल थी, वहां देखें अकाउंटेबिलिटी आपको नजर आएगी। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब तक ये टैक्स का निज़ाम या दूसरे निज़ाम जो है ना वो बेहतर नहीं हो सकते। अच्छा मुमताज़ साहब, मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन यूरोप को मैंने डेवलप होते हुए देखा है, लैटिन अमेरिका वगैरह, हर जगह थोड़ा सा टाइम लैग होता है। डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस होती है, कुछ दिन तक तो वैसी ही चलती रहती है, मुक्का चलता रहता है जैसे अभी चल रहा है, लेकिन सडनली कुछ ऐसे लीडर पैदा हो जाते हैं जो वाकई चेंज चाहते हैं, जो वाकई अंदर से ऑनेस्ट होते हैं, वो दो बातें नहीं कह रहे होते। अब वो उनको लोगों को रिकॉग्नाइज़ करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन इन ड्यू कोर्स रिकॉग्नाइज़ होते हैं, वो आते हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ ले आते हैं। मैं तो 3-4 मुल्कों को देख के बड़ा होपफुल हूँ कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ होगी। ब्राज़ील में थोड़ा सा मुझे रहने का इत्तेफाक हुआ। उस ज़माने में लुलू आता था, इलेक्शन में खड़ा होता था, लोग उसको बड़ी बेइज्जत करके हरा देते थे। मेरे यहाँ आने के बाद बहुत दिनों बाद 2000 में उसको लोगों ने एकदम से पजीराई दी और वो जीता। और उससे आपने देखा कि उसने 80% गुर्बत को एकदम 20% पे ले आया 2 टर्म में, और आज भी उसकी जानशीन रूल कर रही है। इसी तरह हमने देखा वेनेजुएला में 80% से 17% पे आते हुए, अर्जेंटीना में तब्दीली देखी, बोलीविया में देखी। जब सिंसियर लोग किसी न किसी तरह आ गए, वो सिंसियर लीडर देखने में बड़े मामूली लगते थे, वो इतने खूबसूरत और लंबे चौड़े नहीं थे जैसे पहले के। तो पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, आप जैसे लोग मौजूद हैं बोलने के लिए, आप बोलते रहें, अल्लाह आपको इसका जज़ा देगा। पब्लिक आपसे बहुत खुश होगी, हो सकता है आप ही को लीडर बना दे, कोशिश कर रहे हैं। आप टैक्स बार के बाद आप एक पार्टी बना दें। बहुत शुक्रिया सर मुमताज़ साहब, बहुत ही अच्छे टैक्स एक्सपर्ट, इकोनॉमिस्ट। लेकिन मुझे जो खुशी होती है इनकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, और देखिए बात इन्होंने किसकी की, आवाम की। ये गए ही नहीं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स पे, कहने लगे इस बजट चाहे 4.4 का हो या 4.6 का हो या कुछ भी हो, असल बात ये है कि होना चाहिए वेलफेयर। ये कहते हैं कि इंदस क्यों सर्विस दे रहा है, ये शौकत खानम क्यों दे रहा है, ये सैलानी क्यों खाना खिला रहा है, ये चीपा और ईदी वाले क्यों एम्बुलेंस, ये सारा काम गवर्नमेंट का है। इनका ख्याल है कि टैक्स अभी सिर्फ 1% इस मुल्क पर लिया जा रहा है, दुनिया 1% लोग टैक्स देते हैं। अगर इसको बढ़ा के 10-15% कर दिया जाए तो फिर मज़ीद ये गरीबों से टैक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, या ये सारी सर्विसेज जो बता रहे हैं ये जैसे दूसरे दुनिया के लोग देते हैं हम भी दे सकते हैं। 15% बहुत कम है, ये बता रहे हैं कि दुनिया भर में 50-55% लोग देते हैं। अगर 15 ना भी हो, अगर ये 1% से हम 5% भी कर लें तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना दी जा सकती हैं और गरीबों की हालत बहुत इम्प्रूव हो सकती है। कोई ऐसा लीडरशिप आ जाए जो आवाम की तरफ देखे, ना कि सिर्फ अपने मफाद देखे और पनामा के अकाउंट्स देखे। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।